हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए बेटा, आज अपन चर्चा करने वाले हिंदी व्याकरण के बारे में, जो आपके कल एग्जाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्किप जरा भी नहीं करना है, लाइन टू लाइन वीडियो को देखते जाना है और समझते जाना है। यहाँ से आपको 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन कल हाफ ईयरली एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे, साथ में आपको बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा, और मिलेंगे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ग्रामर इजी ग्रामर है, 45 से 50 मिनट की एक वीडियो है जिसको आपको अच्छे से देखना है, और यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, जो अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 5 इसमें टॉपिक है। सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ने वाले बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है बेटा पदभेद। क्या है बेटा? सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे पद भेद के बारे में। जो पद भेद है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर उसमें होता क्या है, तो ध्यान देना बेटा। पद भेद जो होते हैं बेटा, उसको 5 अंगों या 5 विभाजन किया गया, 5 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला जो होता है बेटा, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। पहला जो होता है बेटा वो होता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अर्थ के आधार पर। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरा जो होता है बेटा वो होता है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा जो होता है बेटा वो होता है ध्वनि के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? ध्वनि के आधार पर। और पांचवा जो होता है बेटा वो होता है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर। ये 5 है बेटा टॉपिक। तो बेटा इसमें ध्यान देना, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, फिर आता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर, ध्वनि के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। रचना के आधार पर, अपन व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोल सकते हैं बेटा इसको। अर्थ के आधार पर जो बेटा है उसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है बेटा यहाँ पर सार्थक और एक होता है बेटा निरर्थक। एक होता है सार्थक और एक होता है बेटा निरर्थक। तो वाक्य की रचना की दृष्टि में बेटा सार्थक शब्द को ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, क्योंकि जिसका अर्थ निकले वही सार्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक। तो वाक्य की रचना में सार्थक शब्द को महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। तो सार्थक शब्द जो है बेटा उसको भी 3 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया है। तो सर कौन कौन से हिस्से है वो 3? पहला है इसका बेटा वाचक, दूसरा है बेटा इसका लक्षक, और तीसरा जो है बेटा वो है इसका व्यंजक। तो इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है बेटा वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। ये अर्थ के आधार पर इसका विभाजन किया जा चुका है। दूसरा आता है बेटा रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो बांटा गया है बेटा वो कैसे बांटा है? रचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बेटा रूढ़, दूसरा होता है बेटा यौगिक, और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है योग रूढ़। क्या होता है बेटा? योग रूढ़। पहला तो होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। सर रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो शब्द बिना किसी के योग से बनते हैं उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण में बोल दिया मैंने धर्म। दूसरा आता है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो शब्द किसी के योग से बने होते हैं, यौगिक। यौगिक का मतलब किसी के योग से बने हैं। तो आएगा जैसे विद्यालय, विद्यालय योग से बना है। तीसरा आता है बेटा योग रूढ़। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द के योग से बने होते हैं परंतु कोई अन्य अर्थ प्रकट करते हैं उसे कहते हैं अपन योग रूढ़। जैसे मैं यहाँ कह दूंगा बेटा क्या? दशानन। तो दशानन 2 शब्दों से बना है पर अर्थ अलग प्रकट कर रहा है। 10 सिर वाले, जैसे रावण कहते हैं। आइए बेटा, फिर आता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है बेटा। पहला जो भाग है बेटा उसको बोलते हैं अपन तत्सम। क्या बोलते हैं बेटा? तत्सम। तत्सम जो वर्ड है बेटा वो किससे बना है? तत् धन सम। तत्सम। तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो सीधा हिंदी से अपनाए गए हैं, संस्कृत से अपनाए गए हैं हिंदी भाषा के अंदर, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। बिना किसी परिवर्तन के, जैसे संस्कृत में यूज हो रहे थे वैसे ही वैसे हिंदी में यूज हुए। जैसे उदाहरण में मैंने बोला बेटा ग्रह। तो ग्रह जो शब्द है बेटा वो किसका था बेटा? वो ग्रह शब्द था बेटा संस्कृत का, हिंदी में यूज भी होता है ये। दूसरा आता है बेटा तद्भव। क्या आता है बेटा?
तद्भव। तद्भव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाए गए, अपनाए गए, किसमें, हिंदी भाषा के अंदर, परंतु उच्चारण की सुविधा के लिए इनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे दूध, तो दूध जो शब्द है बेटा वो संस्कृत दुग्ध वर्ड से आया है, दूध, तो थोड़ा परिवर्तन करके उच्चारण की सुविधा के लिए इसको अपनाया गया है। तीसरा जो आता है बेटा, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा जो आता है बेटा वो आता है देशज शब्द। देशज शब्द जो होता है बेटा, जो स्थानीय भाषा है, बोली में जहां बोला जाता है उसे कहते हैं देशज शब्द। जैसे पगड़ी, पेट, ये सब कौन से वर्ड है, देशज शब्द है। फिर आता है बेटा विदेशज शब्द, जो शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी या उर्दू भाषा से अपनाए गए हैं उसे कहते हैं अपन विदेशज शब्द। कौन से शब्द, विदेशज। जैसे मैंने उदाहरण में बोल दिया इसके अंदर बेटा रेल, तो रेल अंग्रेजी वर्ड है। और दूसरा इम्तिहान, ये सारे वर्ड यहाँ पर किसमें आ जाएंगे बेटा, उत्पत्ति। फिर आता है बेटा ध्वनि के आधार पर, तो ध्वनि के आधार पर जो है बेटा उसमें भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है बेटा वर्णात्मक, और दूसरा बांटा गया है बेटा ध्वनात्मक। एक तो बांटा गया बेटा किसमें, वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक। वर्णात्मक का मतलब होता है जिन शब्दों का वर्णों के हिसाब से या वर्णों के विभाजन करके उपयोग किया जाता है या उच्चारण किया जाता है उसे वर्णात्मक कहा जाता है। ध्वनात्मक का मतलब होता है जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे ध्वनात्मक कहते हैं। फिर आता है बेटा हमारा रूप परिवर्तन, जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से आगे का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। रूप परिवर्तन में बेटा दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है बेटा उसे कहते हैं अपन विकारी शब्द, और दूसरा जो होता है बेटा उसे कहते हैं अपन अविकारी शब्द। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा, अविकारी का दूसरा नाम क्या होता है, अव्यय शब्द। एग्जाम में पूछता है अविकारी शब्द को रिक्त स्थान कहते हैं, तो अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारिक आदि का प्रभाव पड़ता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। सर इनके कितने भाग होते हैं, इनके चार भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनकी आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द भी कहते हैं। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, इन प्रकार है बेटा। तो आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना फास्ट रिवीजन के लिए बेटा, फटाफट से। अर्थ के आधार पर दो, सार्थक, निरर्थक, वाचक, लक्षक और व्यंजक। फिर है बेटा रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर ध्वनि के आधार पर वर्णात्मक और ध्वनात्मक। फिर रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तो चलिए बेटा आगे अपन विकारी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। इसको चार भागों में बांटा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बेटा अपन चलते आगे की तरफ। जो अपना टॉपिक है बेटा संज्ञा। तो आइए बेटा, आप सब बचपन में पढ़ते ही आए होंगे बेटा, संज्ञा का मतलब क्या होता है आप सब जानते ही है, मेरे हिसाब से बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो आइए बेटा संज्ञा के बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जो क्या है बेटा, ध्यान देना, परिभाषा क्या होता है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो तीन भेद, पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अपन इसके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न जो आएंगे आपकी परीक्षा में परसों 2 तारीख को बेटा, और जो बहुचयनात्मक प्रश्न जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं उसकी चर्चा अपन कल करने वाले हैं। तो आज आप पूरा लेक्चर देख लो, कल अपन पढ़ेंगे इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है, जिसके अंदर आपके पाठ के प्रश्न भी लेंगे बेटा अपन। जो पाठ्य पुस्तक के रिक्त स्थान आएंगे या पाठ्य पुस्तक के बहुचयनात्मक प्रश्न जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, उसकी भी चर्चा अपन कल करेंगे। तो कल की वीडियो आप कहीं भी स्किप मत करना बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट होता है बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, त्योहार, पुस्तकें, दिशाएं, समाचार पत्र, इन सब की बात की जाती है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय उसका नाम नहीं है, पूरी जाति है गाय की। कुत्ता, तो कुत्ता उसका नाम नहीं है। आदमी, तो आदमी उसका नाम नहीं है, पूरे आदमी समाज की बात कर रहा है, संपूर्ण जाति की बात कर रहा है। भाववाचक, जिस शब्द संज्ञा शब्द में से प्राणी या वस्तु गुण
धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाच्य संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, बचपन, बुराई, रोना, ये सब क्या है बेटा? भाववाच्य संज्ञा है। तो ये बेटा आपका संज्ञा वाला टॉपिक पूरा होता है। चलिए बेटा चर्चा करते हैं अपन सर्वनाम वाले टॉपिक के अंदर। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, हम, यह, आप। जैसे राम घर जा रहा है, राम ना बोल के बोलो वह घर जा रहा है, तो राम एक संज्ञा था। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किसको किया अपन ने? सर्वनाम को। उसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए बेटा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बेटा। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहले चर्चा करेंगे अपन पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए कि स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं बेटा। एक होता है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मैं, तुम। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, जैसे तुम या आप, या जिसके बारे में बात की जाए अन्य पुरुष, वह, वे या वह, यह। नेक्स्ट बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 2 प्रयोग है बेटा। निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये, और दूर की वस्तु के लिए वह या वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ या कोई, पता नहीं है, अनिश्चय है बेटा, फिक्स नहीं है। संबंधवाचक, 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, जिसको, ऐसे। फिर प्रश्नवाचक, सिंपल सा है बेटा। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किससे, कौन, ये सब। निजवाचक, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग व्यक्ति या लेखक खुद के लिए, स्वयं के लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपना, स्वयं या खुद। फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक विशेषण। ये सारे विकारी शब्द के ही हिस्से हैं बेटा। तो विशेषण में क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। वह शब्द विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आपके संस्कृत में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं अपन क्या? विशेष्य। विशेषण के भी प्रकार होते हैं बेटा 5। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा? कल अपन चर्चा करेंगे ना। आज तुम ये चीज सीखो, आपको कल ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे। आप बिना सिर्फ इसको देखना है, याद भी नहीं करना है, सिर्फ सुनो और समझो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन 2 मिनट में आ जाएगा बेटा। गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा है, सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार की चर्चा करते या उसका बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण की बात हो रही है, जैसे काला कुत्ता, तो कुत्ते की क्या विशेषता है? काला है। पीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता क्या है? पीला है वो। आइए बेटा संख्यावाचक, मतलब यहाँ पे संख्या की बात होगी, काउंटिंग, गिनती की बात होगी। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक कहते हैं। निश्चित संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, चौगुना, दोगुना, ऐसे। अनिश्चय मतलब कहीं, कुछ, बहुत, सब कुछ, ये अपन को फिक्स नहीं है। परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा का तोल माप मतलब मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं। ये भी 2 प्रकार में, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब 2 लीटर, 5 किलो, 10 किलो, 3 लीटर, और अनिश्चित में थोड़ा, बहुत, कम या ज्यादा। आइए बेटा संकेतवाचक, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे उस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं उसे संकेतवाचक विशेषण के संकेत की ओर निश्चय कर रहे हैं। जैसे उस या कोई। फिर बेटा व्यक्तिवाचक, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, ये सब किस में आएंगे बेटा? व्यक्तिवाचक विशेषण में आएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन क्रिया के बारे में। बिल्कुल सिंपल है,
जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो भाग होते हैं बेटा अलग अलग, एक कर्म के आधार पे, संरचना के आधार पे और काल के आधार पे, तीनों के आधार पे अपन पढ़ेंगे बेटा। तो कर्म के आधार पे जो होते हैं बेटा क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताने वाला हूं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। सर कर्ता कर्म, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्म का मतलब होता है अपन का ऑब्जेक्ट। आई बात समझ लो, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, इंग्लिश में बोलते बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो बेटा इसमें कौन सी क्रिया, तुम्हारे से ऐसे पूछेगा बच्चा चित्र बना रहा है तो क्रिया कौन सी है, तो बेटा इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। कर्म मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो बच्चा क्या बना रहा है, चित्र, तो चित्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। गीता सितार बजा रही है, तो गीता क्या बजा रही है, सितार। सर पता कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, जहां पे आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया, जहां पे आपको प्रश्न का उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया। जैसे गीता सितार बजा रही है, गीता क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। बच्चा चित्र बना रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, चित्र, जहां उत्तर मिल रहा है वो सकर्मक क्रिया। सिंपल सा टॉपिक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एकर्मक और दूसरा द्विकर्मक। सर एकर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म ही प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक, एक कर्म। द्विकर्मक साफ उल्टा, जिसमें दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे मां पढ़ रही है तो कर्म कितना है, एक, पढ़। आगे, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है तो कर्म कितने आए, इसमें दो कर्म आए। फिर आता है बेटा अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अकर्मक। उसमें कर्म में पड़ रहा है, इसमें कर्ता पर पड़ रहा है, इसमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे आशा गाती है, आशा क्या है, उत्तर ही नहीं आ रहा, जहां उत्तर नहीं आ रहा वो अकर्मक क्रिया। आइए संरचना के आधार पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, दोनों क्रिया अलग अलग अर्थ रख रही है और दोनों का क्या हो गया है, मेल हो गया है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अतिथि आने पर स्वागत करो, तो इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है, दोनों अलग अलग क्रिया जुड़कर एक सेंटेंस बनाया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब संज्ञा हो या सर्वनाम हो धातु की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु शब्द में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ जाएगा, जैसे हाथ हथिया मतलब हथियाना, अपना अपना तो अपना अपनाना, ये क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम में लिखा हुआ प्रेरणार्थक, जब करता है स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से करवाता है कार्य, उसे प्रेरणार्थक कार्य कहते हैं। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया तो सरपंच ने खुद ने थोड़ी बनाया, सरपंच ने किसी और से मतलब मजदूरों से बनवाया, वहां पे जो वर्कर थे उनसे बनवाया। पूर्वकालिक क्रिया, नाम में ही पूर्व लिखा हुआ है, जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त होता था उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले समाप्त हो गई हो या संपन्न हो गई हो और फिर दूसरी क्रिया चालू हुई हो, उससे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, तो बलवीर खेलकर, खेल मतलब क्या है बेटा, इस खेल रहा है ना, पढ़ने बैठेगा, तो देखो एक क्रिया समाप्त हुई फिर दूसरी क्रिया शुरू हुई। फिर आता है कृदंत क्रिया, क्रिया शब्द से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल चलना, चलता चलकर, लिख लिखना, लिखता और लिखकर। आइए बेटा काल के आधार पे आप सभी जानते होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आइए बेटा भूतकाल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने की चर्चा होती है उसे भूतकाल कहते हैं। था, गया, हो गया, वह विदेश चला गया। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने की बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। गीता हॉकी खेल रही है। भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला है, वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, भविष्य में होगा बेटा होने वाला कार्य। जैसे गार्गी छुट्टियां में कश्मीर जाएगी, मोहन जयपुर जाएगा, तो जाएगा अभी तक गया नहीं है बेटा। अविकारी शब्द, ये क्वेश्चन आएगा देख लेना, वह शब्द जिनका लिंग वचन कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण में यहाँ, वहां, धीरे, तेज। संस्कृत में भी पढ़े अपन ने अव्यय शब्द शने शने, इतस्तत,
ये सब अव्यय शब्द कहलाते हैं। आइए बेटा समास की चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर। समास जो है बेटा वो क्या होता है? समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना, मतलब संक्षिप्त क्या करना? छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो संयुक्त वर्ड बनता है उसे समास कहते हैं। इसके भी 6 भेद होते हैं, आप संस्कृत में पढ़ के आ चुके हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो चर्चा करेंगे यहाँ पर अपन बेटा द्वंद्व समास की। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा, सर योजक चिन्ह क्या होता है? इसको कहते हैं योजक चिन्ह। रात दिन इसे कहते हैं, बीच में होता है ना बेटा, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। हाइफेन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइफेन। तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा आदि लगते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा हाइफेन। समास समस्त पद रात दिन, तो क्या हो गया? रात और दिन, ठीक है ना। द्विगु समास, नाम में संख्यावाचक दिख जाए, जहां पे गिनती दिख जाए वो आपका द्विगु समास है। सप्ताह 7 दिनों का समूह। अव्ययभाव समास, जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इंग्लिश में संस्कृत बोलते शक्ति अनतिक्रम है, आपने पढ़ा है बेटा। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। आइए बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, मतलब उन दोनों की चर्चा हो नहीं है, उसके अलावा अन्य पद आ रहा है। घनश्याम, बादल जैसा काला है कौन? कृष्ण, कोई अन्य पद आ रहा है बेटा। आइए तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे, ये प्रयोग होते हैं बेटा इसमें। तो ऐसे समस्त पद क्या है? ग्राम गत, तो गांव को गया, तो गांव को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को आया, देखो कारक आया यहाँ पर बेटा। फिर बात करते बेटा संधि की। तो संधि है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो शब्द होता है उसे संधि कहते हैं बेटा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसमें जो भाग होते हैं बेटा 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आपसे ऐसे पूछेगा बेटा। व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण हो या स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट बेटा उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वो शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर रूप में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और विदेशी के उपसर्ग होते हैं। फिर आता है बेटा महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में चर्चा। अति, तो उदाहरण अति प्रिय, अत्यधिक, ये कैसे बना सर? अति धन अधिक, अत्यधिक। अतिरिक्त, अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी। फिर अपमान, अपयश, अपव्यय, अभियान, अभिमान, अभिषेक, आदेश, आहार, आभार, उपहार, उपवास, उपदेश, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। फिर अनमोल, आगे अनमोल जी, अकाल, अटल, अचेत। फिर बेचारा, बेहद और बेचैन। चलिए बेटा नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्रत्यय के बारे में। जस्ट इसका उल्टा है, वो लगते हैं आगे, ये लगते हैं पीछे। तो वे शब्दांश जो शब्द के बाद लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये जो होते हैं बेटा हिंदी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय जो अलग होते हैं बेटा अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, देखो संस्कृत के प्रत्यय जैसे इक, य, वान, मतु प्रत्यय, देखो वान, वान आया बेटा, धन प्लस धन, धन मतु, धनवान, धनवती, धनवत, ऐसे बनता है ना। इक मानसिक, धार्मिक, मार्मिक। य भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय। फिर बेटा वान, धनवान, बलवान, गुणवान। फिर अगर हिंदी के प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला आता है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, कहां जुड़ेंगे? धातु या क्रिया के अंत में, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, भोली, सोची, सुनी, हंसी, ये सब क्या है बेटा? कृत प्रत्यय के उदाहरण। आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट। तदित प्रत्यय, क्रिया को छोड़कर, अब क्रिया पे नहीं लगेगा, क्रिया पे लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? तदंत प्रत्यय।
क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उसे तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। उर्दू प्रत्यय जैसे गर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर, ये सब है बेटा। सर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां ही फंस जाते हैं बेटा कि सर मुहावरे कौन कौन से याद करें। तो जो मैं आपको यहाँ मुहावरे बता रहा हूं बेटा उसको एक बार आप पढ़ के चले जाना, आपको वहां से एक मुहावरा जरूर देखने को मिल जाएगा बेटा। तो आइए सबसे पहले आता है श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना, अंक भरना, स्नेह पूरक मिलना, अकल का घोड़ा दौड़ना, केवल कल्पनाएं करते रहना, अगर मगर करना, बहाने बनाना, अवल के पीछे लट, मूर्खता पूर्ण कार्य करने वाला घूमना, अपनी श्रेणी अलग पकाना, अपनी बात सबसे अलग रखना, अपना राग अलापन, अपनी ही बातें करते रहना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना, अपना सा मुंह देखते रह जाना, निराश हो जाना, आंख रखना, निगरानी रखना, आंखों की विकारी, आवांछित या व्यवधान डालने वाला व्यक्ति, आंख लगाना, चौकस रहना या निगाह रखना, आंखें चार होना, आमना सामना होना, फिर आंखों में चर्बी छा जाना, घमंड होना, आंखों में खून उतारना, अत्यधिक क्रोध होना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इतने सारे मुहावरे मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट नोट बना दिया है, आप इसको पढ़ लेना, आपको यहां से एक मुहावरा दिख जरूर जाएगा कि कौन सा मुहावरा पढ़ना है और कौन सा मुहावरा नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और एक और चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा कि कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी। कल अपन चर्चा करने वाले पूरे ग्रामर के मल्टीपल मतलब बहुचयनात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति, इन सब की चर्चा अपन करने वाले। और शाम तक एक और वीडियो डाल दी जाएगा बेटा, आपका जो रचनात्मक कार्य है जो 14-15 नंबर का आएगा उसकी वीडियो में शाम तक आपको डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ जाएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।